टिपिकल से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। लेट्स डू इट। पहला क्वेश्चन भाई ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो आप लोगों को डेफिनेटली आना ही चाहिए। एन की वैल्यू दे रखी है, एसोसिएटेड क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। एन का पता है तो ऑर्बिटल आपको बहुत आसानी से निकालना आना चाहिए, और वो भी एमएस की वैल्यू भी दे रही है, प्लस हाफ स्पिन है। सोचिए, एक ऑर्बिटल में प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिटल पे फोकस करना है। कोई चक्कर ही नहीं, प्लस हाफ को मत काउंट करो, बस हो गया। एन की वैल्यू 5 है कोई आइडिया किसी को? तो ऑप्शन सी। सी 15 कैसे बेटा? पंद्रह कैसे है, एक्सप्लेन कर सकते हो? सर मैंने सर थोड़ा ऐसे ही अपने अपने उल्टे सीधे लॉजिक लगा के सर करा। कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो, अगर आपको, चलो कॉन्फिडेंट हो ना हो, लेकिन आपको मेथड, कोई मेथड तो यूज किया होगा, वो बताओ क्या किया। तो टेबल याद है क्वांटम नंबर वाली? एन की वैल्यू 1 होती है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 2, है ना, ऐसा कुछ करके। जी 0 सर। से सर एन माइनस सर 1। ये -2 से -2 तक होती है सर एल की वैल्यू 5 नहीं में। नहीं, ऐसा नहीं यार। एल क्या होता है, अगर एन अगर 5 है तो एल क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4 तक होगी, एन माइनस 1 तक होती है। यस सर, सॉरी, यस जीरो सॉरी, टू यस सर। एन माइनस 1, है ना, तो ये 4 तक होगी। अब एम एल की वैल्यू क्या होती है? एम एल की वैल्यू 0 के लिए तो 0 है, सर 1 के आंसर लिए 25 होएगा। 1 के लिए 3 होती है। यस बेटा, यू आर राइट, यही आएगा। निकाल ले कैसे, ये देखो, 2 के लिए कितनी होती है, 5 होती है। 3 के लिए कितनी होती है? यस, -3 से +3 होता है ना, बीच में 0, यस सर, -3 से प्लस तो 7 हो जाएगी। इसके लिए कितनी होगी? सर 9 हो जाएगी, -4 से 4 होते हैं 9। है ना। तो ऐसे करके एम एल, अब ये क्या है, एम एल क्या है, ये ऑर्बिटल है। तो देखो, सर ये जो आपने 0 के लिए लिखा है ना ml, ये 1 होएगा। हाँ, सर ये जो 0 के लिए लिखा है वो 1 होएगा। अरे नहीं बेटा, हाँ वो 1 होगा, ये वैल्यू नहीं, इट्स नॉट ए वैल्यू। आप ये समझिए, ये एमएल की वैल्यू है, एमएल का ओके सर, सिंबल है, सिंबल, समझ गए। तो ओके। इसका मतलब है एक ऑर्बिटल, 3 का मतलब है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, ये 5 का मतलब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है, 7 का मतलब 7 ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल नंबर ही तो होता है। और यहाँ 9 ऑर्बिटल है। कितने हो गए टोटल ऑर्बिटल, काउंट करो जरा। 25। ये 25 आ रहा ना, तो 25 ऑर्बिटल हो गए। हर ऑर्बिटल में एक प्लस वाला भी होता है, एक माइनस वाला भी, एक क्लॉकवाइज भी होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, समझ गए। तो यानी कि उसने कितना पूछा, ऑर्बिटल पूछा जिसमें प्लस है। 25 के 25 ऑर्बिटल है, सब में प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा, माइनस भी मिलेगा, बट उसने माइनस के लिए मना नहीं कर रखा, तो प्लस वाले यानी 25 ऑर्बिटल है, बात खत्म। जहां एन की वैल्यू अगर 5 होगी तो टोटल ऑर्बिटल 25 होंगे। यस, क्लियर है। ये टेबल भूल चुके थे क्या आप लोग? हाँ भाई, बताइए, किसी को याद नहीं थी? वेरी बैड ना। दोबारा से टेबल बनवाऊं क्या, मुझे ये बता दो कि एम एल एन एस क्या होता है, बनवाऊं? अरे कोई तो एक बोल बार दो। एमएल बता दीजिए सर, एमएल। ठीक है, एम एल, या फिर दो ही फॉर्मूले हैं यार, और फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है। एक तो ये है, देखो ये लिख दिया मैंने, एल की वैल्यू, ये क्या होता है पता है? 0 के लिए एस है, 1 के लिए पी होता है, 2 के लिए क्या होता है, डी, डी, डी के लिए एफ, एफ, फिर ये जी। जी, है ना। एस, एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू सारे होते हैं फिर उसके बाद वाले, तो है ना। तो ये वैल्यू, ये क्या है, ये सब शेल है। एल, एल क्या होता है, सब शेल होता है, सब शेल, ठीक है। एम शेल होता है, बात ही खत्म। ये तो 1 2 3 4 होता है, ठीक है, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। और एल क्या होता है, वो सब शेल होता है। 0 एस होता है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, ये जी है। फिर एम एल क्या होता है, ऑर्बिटल, बस। हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो देखो सब शेल का फॉर्मूला है 0 से n-1, 0 से स्टार्ट करो, और n की जो भी वैल्यू है उसमें से एक घटा दो। 4 n की वैल्यू, तो एक घटा दिया,
तो 5 में से 1 घट गया, 4 आ गया। 0 से स्टार्ट किया तो टोटल नंबर अगर देखते हो तो 5 ही है। देखो 0 1 काउंट होगा, ये सिंबल है 0, समझ गए ना। एस यस सर। एस जैसे सिंबल होता है वैसे 0 एक सिंबल है, तो ये है तो 1 ना, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 3 4 5, तो जितनी शेल होती है उतनी सब शेल होती है, बात ही खत्म है। फॉर्मूला ये याद कर लो, लेकिन जितनी शेल है उतनी सब शेल है, खत्म। ये तो बहुत आसान था। अब नीचे वाला सिर्फ ऑर्बिटल काउंट करने हैं यार, तो जितनी कोई भी सब शेल है, ठीक है, 0 के लिए 0 आएगा। इसके लिए क्या, इसका फॉर्मूला होता है माइनस -L to एल plus से L. इंक्लूडिंग 0 प्लस एल तक, बस खत्म। -L से +L तक, तो 0 में तो -0 +0 0 सारे 0 ही होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 1 वाले की, तो -1 0 और +1 टोटल 3 सिंबल आ गए इसके लिए, ठीक है, तो टोटल ऑर्बिटल 3 हो जाएंगे, समझ गए। 2 वाले के कितने, -2 से -1 0 +1 +2, इसके 5 हो जाएंगे 2 वाले के। 3 वाले कितने होंगे, 7 होंगे। -3 से +3, 3 और 3 6 इंक्लूडिंग 0, 7 5 0 हो गया। यानी डबल से शेल, सब शेल का जो नंबर है उसका डबल से एक ज्यादा। 0 को डबल से एक ज्यादा करोगे 0 ही रहेगा। 1 को डबल से एक ज्यादा 3 आएगा, डबल से एक ज्यादा 5, डबल से एक ज्यादा 7, डबल से एक ज्यादा 9। यस, क्लियर है। यस सर। ऐसे करके ऑर्बिटल को काउंट कर सकते हो आसानी से, बस इतना करना और कुछ नहीं करना। ये आ गया, अब समझ लेना सारे क्वांटम नंबर आ गए, 2 तो फॉर्मूले। अब हमने निकाल लिया ऑर्बिटल, ठीक है। हर ऑर्बिटल में, ये भी एक ऑर्बिटल है, ये भी हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी याद रख लेना। आसान काम है वैसे ये, इस पे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में। अब एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा क्लॉकवाइज, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज को बोलते हैं +½ एंटी क्लोज को बोलते हैं -½ एंटी क्लॉकवाइज जो घूमता है। क्लियर है। तो ऐसे करके इसने ये ms की वैल्यू दे रखी थी। ms का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर है, चौथा वाला। क्लियर है बेटा। Yes, यस sir. सर। मैंने ये ना उसमें लिखवा रखा है नोट्स के अंदर, मैंने एक टेबल बनवा रखी है। लास्ट लेक्चर, पता नहीं सेकंड लास्ट लेक्चर, अब देख लेना, उसकी टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वो टेबल याद है तो समझ लेना याद है। तो यहाँ पर भी इन्होंने सीधा 25 करके डायरेक्ट दिखा दिया। एक और इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है n² = 25। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल सीधा काउंट करना चाहते हो, n की वैल्यू 5 है तो n का स्क्वायर भी कर दो। और मुझे लगा था आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे, बट किसी को कुछ पता ही नहीं था कि निकालना कैसे, ठीक है। यहाँ दिखा रखा है, देखो ml जो होता है वो प्लस से माइनस तक होता है, +L से -L तक, +-L दिखा रखा है ना, इंक्लूडिंग 0, +-L इंक्लूडिंग 0, पर अलग तरीके से दिखाया। ये देखो L की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, ये फॉर्मूला भी दे रखा है, ml का भी दे रखा है। ml का थोड़ा अटपटा सा लगेगा, शुड हैव टू केयरफुल अबाउट दिस, बस खत्म। ms जो होता है +½ और -½ सारा ये सब कुछ बता रखा है वैसे ही। क्लियर है बेटा। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी किसमें सबसे कम होगी। हाइड्रोजन में अगर 2s हो, पोटेशियम में 2s हो, लिथियम में 2s हो, या सोडियम में 2s हो, किसकी एनर्जी सबसे कम होने वाली है। एनर्जी सबसे कम का मतलब है कौन न्यूक्लियस के सबसे पास जिसका होगा। अब 2s तो हर जगह तो नहीं होगा, तो रेडियस निकाल लो। एक तरीका तो ये है, रेडियस फॉर्मूला लगाओ, पोटेशियम का न्यूक्लियर मास निकाल लो, कितना होता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का, लिथियम का, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सोडियम का भी। दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर सर फोर्स, ऑप्शन ए। और साथ में, हाँ ऑप्शन ए के चांसेस हैं। कैसे निकाला, तो इसका फॉर्मूला होता है ना सर एनर्जी का, तो सर जिस Z² होता है सर उसमें, तो सर जिसका उस फॉर्मूले से निकल जिसका जाएगा, फॉर्मूले से निकलने के चांसेस हैं। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से तो सर लिथियम का होना चाहिए। वही तो, उससे तो नहीं बनने वाला। सोचो फिर क्या हो सकता है। देखो एक और तरीका है, इसको सोच के देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। न्यूक्लियस में कितने, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ। किसका सर? एटॉमिक नंबर यार, एटॉमिक नंबर 19. 19। 19, ठीक है।
हम बस वही लिखेंगे। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इसका मतलब पोटेशियम में 19 क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन का यस 1 सर। होता है, इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। फिर लिथियम का कितना है, लिथियम का 3 है, इसका मतलब इसमें 3 प्रोटॉन है। सोडियम का कितना होता है, मैं ना लिखूं, 11। 11, 11 प्रोटॉन है। तो देखो भाई, जिसका न्यूक्लियस जितना स्ट्रॉन्ग है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना स्ट्रॉन्गली नहीं अट्रैक्ट करेगा। यस सर। न्यूक्लियस का साइज बड़ा कर दूं तो ये वाला ऑर्बिटल पास आ जाएगा, ये दूसरे वाला ऑर्बिटल और पास आ जाएगा, तीसरे वाला और पास आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी यस अगर सर। यही सेम टू सेम अगर मुझे दूसरा किसी बड़े न्यूक्लियस में देखना है तो बड़े न्यूक्लियस के ऑर्बिटल्स जो है वो पास होते हैं। तो भाई जो सबसे बड़ा न्यूक्लियस है उसमें जो 2s होगा वो सबसे पास होगा, बात ही खत्म। तो सबसे बड़ा न्यूक्लियस तो पोटेशियम का है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है। यस, समझ में आया? यस सर। जतिन सर ने एक आंसर मिनट बात सही दिया था बट जतिन का लॉजिक खराब था। हाँ समीक्षा बेटा, समझ आ गया क्या, कुछ और कह रहे हो? सर एक और बार समझा दीजिए। एक और बार बताऊं, ठीक है सुनिए। अब इसका, चलो इसको थोड़ा सा और बेटरली एक्सप्लेन करते हैं। मान लो मैं सोडियम हाइड्रोजन का बना रहा हूँ, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है 1s, हालांकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बट वो कह रहा है अगर 2s हो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ये इतना दूर है। अब हाइड्रोजन के बाद दूसरा कौन सा है, यहाँ लिथियम की बात, इसका हमने न्यूक्लियस का साइज बड़ा कर दिया, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया तो इसका 1s जो है वो पास आएगा और इसका 2s भी उसके मुकाबले तो पास होगा। क्यों भाई, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा तो 2s के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यस और नॉट? यस सर। तो अगर पोटेशियम की बात करें, अब हम बीच में सोडियम को छोड़ रहा हूं, मैं इसका बड़ा सारा न्यूक्लियस बना देता हूँ, ठीक है, हालांकि इतना बड़ा होता नहीं बट ये आपके दिखाने के लिए, सिर्फ थोड़ा फील लाने के लिए है ना। तो देखिए अगर ये पोटेशियम, तो पोटेशियम में 19 प्रोटॉन है तो इसका जो 1s होगा वो पास होगा, ठीक है। अब ये वैसे आपको इस वाले 1s से तो बड़ा नजर आएगा, चलो हम इसको छोटा कर लेते हैं ना, ताकि आपको वो फीलिंग सही तरीके से आए। इसको थोड़ा सा उससे बड़ा कर लेते हैं, वैसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, इसका 1s बिल्कुल पास होगा, ठीक है, और 2s भी और पास होगा क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है भाई। ये है इसका 2s और इसका 2s, देखो इसका डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, बस। तो 2s किसका पास होने वाला है, यही तो पूछा था उसने। जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी अगर न्यूक्लियस से दूर होता है तो एनर्जी बढ़ती है, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी जीरो हो जाती है, न्यूक्लियस के पास आता है तो माइनस में एनर्जी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। डेफिनेटली जो जितना ज्यादा पास होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो लोएस्ट वो होगा जिसका न्यूक्लियस बिगेस्ट होगा। यस, अभी समझ में आ गया समीक्षा बेटा? ठीक है, यस सर, आगे सर। ठीक है। तो ये था उसके पीछे लॉजिक। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ इन्होंने ये दिखा रखा है कुछ ऐसे करके कि 2s की यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो देखो 2s का न्यूक्लियस के पास में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इन्होंने एक ग्राफ बना दिया सीधा सीधा। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो देखो 2s कितना एनर्जी लेवल कितना ऊपर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है। तो ये 2 है n की वैल्यू किसके लिए, यानी 2s दे रहा है, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ रहा है तो 2s की वैल्यू देखो कम होती जा रही है ना, 2s न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 2s न्यूक्लियस के और पास। तो यहाँ पर देखो जिसका 100 एटॉमिक नंबर है उसका सेकंड s कितना होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है। ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, समझ लो ऐसे करके इन्होंने दिया है, ठीक है, क्लियर है? सर मुझे ये पूछना था सर, इसमें फॉर्मूले वाले से क्यों नहीं आंसर नहीं आ सकते सर, फॉर्मूले से इससे अलग क्यों आ रहा है सर आंसर? फॉर्मूले से क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला लगाया पहले तो मेरे को ये बताओ। सर एनर्जी का, टोटल एनर्जी। हाँ, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, याद है आपको? फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल सर होता माइनस ऑफ है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर ठीक है, आगे ओके समझ गया। हाँ क्या, हाँ, सबको बताओ भाई सबको बताओ बेटा, सर बाकियों को उसमें बताओ। माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो सर और फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो सर जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो उतनी ही सर नेगेटिव में ज्यादा होगा, तो जितनी छोटी वैल्यू आएगी वो ही होगा, एनर्जी उतनी कम होगी सर फिर। अब ये मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बताया, कौन सा फॉर्मूला यूज सर किया यार, मैंने एनर्जी कहा सर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इक्वल नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस सर। अब इसका क्या मतलब है?
तो फॉर्मूला होता है ना सर ये तो। ये कौन सा फॉर्मूला है? ई जो होता है, एनर्जी जो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, कौन से फॉर्मूले में फिर रहे हो आप? सर मैंने पढ़ा था सर ये। एच इंटू न्यू जो है, एनर्जी जो है वो इक्वल क्या होती है? वो एच इंटू न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, वो ये वाला फॉर्मूला है। इसमें तो कुछ काइनेटिक एनर्जी से लेना देना है, ठीक है। पता नहीं आपने उसको कैसे समझा, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं सिंपली बता देता हूँ। एनर्जी के लिए ई इक्वल क्या होता है? नेगेटिव 13/12, है ना, जेड स्केयर बाय एन स्केयर, ये वाला फॉर्मूला होता है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए वन ऑफ द फॉर्मूला। ये भी एक 13.8 वाला फॉर्मूला भी है ना। तो जो भी है, अब यहाँ अब आप जेड का नंबर बढ़ा रहे हो, एन स्केयर, जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यस सर। एटॉमिक Yes, sir. नंबर बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या जानी चाहिए? नेगेटिव में और नेगेटिव जाएगी, यहाँ यस से सर। सीधा है। यानी जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव जाएगी। बट यहाँ एक ड्रॉबैक है इस फॉर्मूले में, इसकी बजाय सिंपल करके करो तो ज्यादा समझ में आएगा। ड्रॉबैक क्या है? ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही अप्लाई होता है, और हम बात कर रहे हैं 2s वाले की। 2s की एनर्जी किसकी सबसे कम होगी? तो यानी ओके। इसके सारे इलेक्ट्रॉन उड़ा के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखें और फिर उसको एक्साइट करें 2s तक, तब ये फॉर्मूला ठीक अप्लाई होगा। हालांकि डायरेक्ट भी अप्लाई करोगे तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बट एट लीस्ट ये एक ड्रॉबैक की तरह है कि इसको डायरेक्ट अप्लाई करने पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्या ये सब पर अप्लाई होता है, क्योंकि पोटेशियम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जी सर, मैं इससे बता रहा था सर आंसर। हाँ, इसी से बता रहे थे तो बात खत्म है सीधा। माइनस में एनर्जी जितनी बढ़ेगी, जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एन की वैल्यू तो 2s है, तो यानी कि सेकंड शेल है, तो ये तो नीचे तो फिक्स हो यस। गया। ऊपर जेड जिसका ज्यादा बड़ा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। इस फॉर्मूले से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? ठीक है, इन द रीजन ए एंड सी, इन द रीजन ए एंड बी, only in the region A, only in the region C। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा ये बताना है। सोचिए, आराम से आंसर दीजिए, आसान क्वेश्चन है ये भी। साई का ग्राफ है यार, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये मैंने बता भी रखा है, पिछले लेक्चर सर में इसमें कुछ ऐसा साई आया था। स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो सर साई है ना सिर्फ। हाँ वो साई है, साई स्केयर करोगे तो वो जो नीचे वाला ग्राफ है वो भी पॉजिटिव बन जाएगा यार। साई का ग्राफ बनाओ, चलो साई का ग्राफ, साई स्केयर का, सॉरी साई स्केयर का ग्राफ ये बनेगा। साई स्केयर का ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं। ये वाला जो नेगेटिव हिस्सा है, ये वाला जो पॉजिटिव हिस्सा है, यहाँ पर भी इन्होंने नेगेटिव दिखा रखा है, वो एक्चुअल में ऐसा बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव में बनेगा वो। ये लो, एक मिनट, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये लो ऐसा बनेगा। तो सर ये सी होना ग्राफ चाहिए फिर तो। साई स्केयर के लिए ऐसा बनेगा, सिंपल। अब बताओ। सर सी। सी, Sir, A. ओनली ओनली इन द रीजन ए Sir, A. और ए, ठीक है। ए ही राइट आंसर है, सबने ए आंसर दिया वैसे, जतिन ने भी, माधव ने भी, सिद्धार्थ ने भी, समीक्षा ने भी। भाई ए और सी दोनों में मिलेगा यार। दी ये साई क्या होता है मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन साई है। ये ए रीजन है, ये बी, ये सी रीजन है। साई स्क्वायर होता है ना सर वो तो। Sir, साई अरे स्क्वायर बेटा, होता है। साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों में देता है। जब इसी का साई स्क्वायर करोगे तो ये सिर्फ पॉजिटिव में आ जाएगा। ये रहा, ये क्या है? ये नोड है, और ये किसका ग्राफ है? अगर सही देखो तो ये 2s का ग्राफ दे रखा है यार, बात ही खत्म। बस उसको घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके दे रखा है कि ये नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन, ये 3D में ऐसा कुछ समझा रखा है ये वही जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। समझ में आया? याद आया? Yes, sir. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है साई, एम्पलीट्यूड दे रखा है ए और सी रीजन। जब इसी का स्केयर करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो अपने आप हम कह सकते हैं ए और सी में ही है इलेक्ट्रॉन। यस बेटा, क्लियर है विशेष? समझ में आ गया?
आंसर देख लो, इलेक्ट्रॉन मोरली लाइकली टू फाइंड इन द रीजन ए एंड सी एट बी वेव फंक्शन बिकम जीरो, ये रेडियल सरफेस होता है, सो सिंपली नोड तो ए और सी के बीच में ही मिलने वाला है, बस साई की वैल्यू है, बात ही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर द रेशियो ऑफ स्लोएस्ट नहीं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज, दो स्पेक्ट्रल सीरीज है और उनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ मतलब एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए, उल्टा होता है एनर्जी इसके मामले में, मतलब फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट हाईएस्ट हो जाएगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, याद रख लेना, या उल्टा होता है, बताओ भाई। सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू फाउंड टू बी अबाउट 9, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू रेशो बता रखा है 9 है, मतलब 9:1 है। द स्पेक्ट्रल लाइंस आर, स्पेक्ट्रल लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा, आता है स्पेक्ट्रल लाइन वाला फॉर्मूला, 1:9 दे रखा है, बस कोई करने का चाहत रखता है? सर 1 मिनट। ठीक है बेटा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो बता देता। स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला रेडबर्ग फॉर्मूला है, रेडबर्ग इक्वेशन लगने वाली है। न्यू बार जो होता है वो इक्वल होता है आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइड बाय एच सी 1/n² माइनस 1/n1² और n2²। सर ऑप्शन ए होगा इसमें। ऑप्शन ए लेमन एंड पास्चन, लेमन और पास्चन से मतलब क्या होता है भाई? सर लाइमन जो है वो फर्स्ट सीरीज होती है और जो पास्टन है वो थर्ड होती है ना, तो सर जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 बाय मतलब कि 1 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर आ रहा है ना। वैसा कुछ आएगा, ठीक है। चलिए अब आंसर देखते हैं, इज दिस द राइट ऑप्शन? ये रहा भाई, सीधा सीधा है। यहाँ जो चीज दे रखी है वो आपको याद होनी चाहिए, लेमन एन की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, एन की वैल्यू ब्रैकेट के लिए 4, पी फंड के लिए 5, याद रख लेना ये, है ना। रेडबर्ग इक्वेशन ये है, 1/λ होता है न्यू बार, न्यू बार 1/λ होता है, याद रखना। वेव नंबर, इट इज कॉल्ड वेव नंबर। पता है सबको? नहीं पता तो लिख लो, और ये याद करने ये सारे के सारे, अगर अभी भी नहीं पता है यू शुड हैव टू लर्न दीज ऑल। यस बेटा, ये वेव नंबर होता है, 1/λ होता है, आर एच बाय एच सी, एच सी को उधर ले जाते हो, ये एच और सी क्या है, वो है क्या बोलते हैं, एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट है, 1/n1², 1/n2², ये n1 और n2 की वैल्यू यहाँ पर है। उसने कहा था मिनिमम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हाईएस्ट एनर्जी होनी चाहिए, n2 विल बी इंफिनिटी, हाईएस्ट एनर्जी का मतलब है n2 की वैल्यू इंफिनिटी है, वेवलेंथ कम से कम है, लैम्डा की वैल्यू छोटी है, तो भाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, न्यू बार है ये, न्यू बार। फ्रीक्वेंसी होता है अकेला न्यू, न्यू को स्टाइलिश वी की तरह बनाइए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो वो हाईएस्ट होनी चाहिए, n2 इसने वो दे दिया, क्या बोलते हैं उसे, फॉर द गिवन स्पेक्ट्रल लाइन रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो भी ये तो इन्फिनिटी है, n1 की वैल्यू ये लैम्डा l/λp, अब ये क्या बताया कोई? लेमन लाइमन और पास्टन का रेशियो है ना, फिर उसके बाद ब्रैकेट और पफंड का रेशियो है, पास्टन और लेमन का रेशियो है, फिर पास्टन और पफंड का रेशियो है, फिर बी बाल्मर और ब्रैकेट का रेशियो है, सबके रेशियो दिखा दिए, 1/4, 9/25, 16/25, 1/9, 1/9 तो सिर्फ इसी का आ रहा है, इन्फिनिटी वाले का के साथ लेमन का, तो क्या होना चाहिए, लेमन और इन्फिनिटी। यस
ये होना चाहिए ना, उसने 9 बोला था, पलट दो इसको तो 9 हो जाएगा। समझ में आया बेटा सबको? सर सारे एक बार रेशो क्वेश्चन दिखा देना सर एक बार। दिखाता हूँ बेटा, सारे रेशो निकाल रखे हैं। अब ये सारे रेशो ना याद रख लो, सबसे बढ़िया है ना। तो देखो लेमन बाय पास्चन, लेमन बाय ये, अब ए बी सी डी, इसमें क्या इन्फिनिटी वाला आंसर नहीं दे रहेगा इसमें? आंसर कौन सा आएगा भाई? लेमन बाय पास्चन। अच्छा वो तो सब इन्फिनिटी है, ठीक है। लेमन बाय पास्चन, ए विल बी द राइट ऑप्शन। एक में लेमन का रेशो लिया और नीचे पास्चन का रेशो लिया, इन दोनों का रेशो विद इन्फिनिटी लिया है। फिर यहाँ ब्रैकेट और फंड का रेशो विद इन्फिनिटी लिया है, यहाँ पास्चन और फंड का रेशो विद इन्फिनिटी लिया है, ऐसे करके ले रखे हैं सारे रेशो। 1:9 आना चाहिए, बात खत्म, उसने 9 दिया था, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। वैसे ये रेशो याद भी रख लो, बहुत बढ़िया आपके लिए, वैसे सारे निकाल के देखने चाहिए। हाँ बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर, रेडियल डिस्टेंस और साई स्क्वायर, ये मैंने पिछले क्लास में पहला जो ग्राफ आपको करवाया था वो यही था, शोन बिलो, ये दिखा रखा है, दिस रिप्रेजेंट। बता दो भगतों, ये तो आना चाहिए यार। ये 1s का है, 2s का है, 2p का है, 3s का है, 3p का है, किसका है? सर 2s का। ये ग्राफ आना चाहिए, साई स्क्वायर की वैल्यू दिखा रखी है। सर 2s। सर ए। बाकी स्टूडेंट 1s का है, तो फिर इसमें फालतू की लाइन एक और क्यों खींच रखी, ऊपर से नीचे आ रही है? सोचो सर भाई। 2s का है। बट सर 2s में आपने इतनी लंबी लाइन नहीं खिंचवाई थी। हाँ कुछ कुछ तो देखो, मैंने सब कुछ एक लाइन में थोड़ा करवा दिया था, मैंने तो सिंपलेस्ट ग्राफ करवाए थे। अब ये साई की वैल्यू के हिसाब से भी ग्राफ्स ऐसे कुछ ऐसे भी बनाते हैं, ये बता दूंगा ये कैसे होता है, ठीक है। लेकिन सिंपलेस्ट मोड में वो सिखाने की कोशिश की थी। अब इसमें 2 लाइनें तो दिखी नहीं ना, ये देखो यार, एक नोड आ रहा है, बात ही खत्म, ये 2s का ही ग्राफ होगा, यहाँ नोड है। यस सर। ये क्या है? ये एरिया ही तो है। अगर मैं इसको ऐसे शुरू कर दूं, ऐसे करके ऐसे, ये लो, ये ऐसे करके ऐसे ग्राफ बना दिया, तब भी तो बात वही होने वाली है ना, ये एरिया ही तो है, एरिया अंडर द कर्व, तो 2s का ही होना चाहिए। समझ में आ गया? यस अभी सर। मैंने थोड़ा घटिया लेवल से बना रखा है। तो देखो साई स्क्वायर, ये अगर ऐसा ग्राफ हो, ये तो 1s का ग्राफ होता है डेफिनेटली, है ना। या फिर 2p का भी ऐसा होता है, ये याद रखना, 2p का भी ग्राफ ऐसा होता है। अब अगर आप इसको देखकर 1s कह रहे हो तो गड़बड़ है, ये 2p का भी हो सकता है। 2p वाले में कोई नोड नहीं होता, नंबर ऑफ नोड 0 होते हैं इसमें, ठीक है। ये ग्राफ देखो, ये 2s का ग्राफ है, नंबर ऑफ रेडियल नोड, एक रेडियल नोड आ रहा है ना, तो भले ही हमने यहाँ पर इसे ऐसे नहीं दिखाया कि ये ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। साई स्क्वायर वाले की वैल्यू तो असलियत में यही वाले इजीएस्ट ग्राफ, ये मोड होता है इजीएस्ट ग्राफ को दिखाने का, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। साई स्क्वायर को ऐसे दिखाना ही बेटर है, बट ये ऐसे भी शोन होते हैं जब 3D में एक्स वाई जेड एक्सिस पर इनको शो किया जाता है, तो बड़े टेढ़े मेढ़े से बनते हैं। ये बाद में आपको सिंपलेस्ट करके हम लोग ऐसे समझाते हैं कि बेटा ये समझ लो, इसे समझ गए। बट अगला भाई महान आदमी है, वो ऐसा भी दे सकता है ग्राफ को जैसा असलियत में बनता है वो, ठीक है, जैसा हमारी मशीनें बनाती हैं जब उन ग्राफों को, वो वैसे दे सकता है, नो डाउट इट। तो वैसे भी पता होना चाहिए कि ये 2s का ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है? इसमें यस रेडियल सर। नोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नीचे वाला साइज के अगर ऐसा ग्राफ हो तो देखो, एक आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर दूसरा नोड आ गया, 2 नोड आ रहे हैं, ये 3s का होगा डेफिनेटली। 2 नोड आए तो 3s, और 3s और 2s में ना ये चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी अगर मैं इसको यहाँ से मानू तो ऐसे देखो ध्यान से, पतला सा वो बनेगा जिसका एरिया बहुत कम आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ तक होती है, वो यहाँ तक जब साई का स्केयर किया जाता है तो ये वाली पीक कम और ये वाली पीक सबसे ज्यादा आती है, पहले वाली, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन जाता ही जाता है हर कीमत पर। बस इसने इस लाइन को यहाँ से ऐसे नहीं जोड़ा, और ऐसे जोड़ने पर ये प्रोबेबिलिटी जो है ये कुछ ऐसे बनेगी कि ये वाली कम और ये वाला एरिया ज्यादा बनेगा। ये समझ में आया? यस सर। तो ये एक ही चीज है, दीज आर नॉट डिफरेंट, बस देखने का तरीका अलग है। और अगर ऐसा ग्राफ हो तो साई स्क्वायर, जैसा कि हम 1s के लिए बनाते हैं, 1s के लिए हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं, ये 1s जैसा दिख रहा है, बट इसमें पीक बहुत हाई है, ये 2p का ग्राफ है,
समझ गए? क्योंकि एक्चुअल में 1s का ग्राफ बनाते तो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब ऐसे ये 2s का है, 1s का कुछ ऐसा बनेगा, यहां से यहां से ऐसे करके ऐसे, यहां से एसिम्प्टोटिक लगा दो तो ये 1s का ग्राफ हो जाएगा। समझ गए? दूसरी पीक दिखानी नहीं, अगर दूसरी पीक दिखा दी तो 2s का। इस मोड में भी ग्राफ बनाए जाते हैं, दीज आर द डिफरेंट मोड्स जहां पर ग्राफ बनाए जाते हैं। तो मैंने जो बताया था वो आपको सिंपलेस्ट करके बताया था, समझ गए? यस सर। तो याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वही आ गया जो अभी अभी समझाया गया, अब ये गलत मत करना यार। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 4 इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम नंबर दे रखा है। ये क्वांटम नंबर है एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है। एन की वैल्यू 4 3 4 3, ठीक है। एल की वैल्यू 2 2 1 1, एम एल की वैल्यू -2 0 1, फलाना धिमकड़ा, जो भी आप बता सकते हो कौन कहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज विल बी। एनर्जी इंक्रीज किसकी होगी? जो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो पहला सबसे बढ़िया तरीका, न्यूक्लियस से दूर कौन जाएगा बताओ? तो जिसका जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा हो। शेल नंबर जिसका सबसे बड़ा होगा। तो देखो ये दोनों तो न्यूक्लियस से दूर है, ध्यान से देख लेना। अब ये दोनों न्यूक्लियस के पास होंगे, लेकिन इनमें ज्यादा पास कौन सा होगा? अब पहले आती है शेल, फिर उसके अंदर होती है सब शेल। सब शेल में भी कौन कौन सी है, कैसे है, तो फाइंड कर सकते हो क्या? वरना लास्ट में मुझे तो बताना है, बताओ। सर करते हैं सर 2 मिनट। ढूंढ सकते हो तो बताओ, आसान सवाल है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी है यार। करें एनसीईआरटी किसी ने क्या सेकंड लेसन? मैंने बोला था करने के लिए। सर सी। एबीसी फोर्थ वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा है, थर्ड वाले की दूसरे नंबर, फोर्थ और सेकंड आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, है ना। कॉपी पेस्ट मत किया करो, खुद निकालना फाइंड करना सीखो जरा। सी ही होगा सर इसका। 1 2 3 सी है क्या? देखो ये सी वाला था क्या? 4 2 3 1, यस सर। देखें 4 2 3 1, ठीक है, सी आंसर है, सही है। निकाल लिया भाई, सोल्व कर लिया। n प्लस एल से तो हम निकालते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर स्मॉलेस्ट एनर्जी। n और l को जोड़ दो, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है वो ज्यादा एनर्जी है, जिसकी वैल्यू कम आ रही है। 4 और 2 6, और इसका कितना है? 4 और 1 5। तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए इसके मुकाबले, है ना? ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 6, तो भाई इसके मुकाबले इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? 5 वाले की एनर्जी कम होनी चाहिए, तो 5 वाला तीसरे नंबर पर आएगा। फर्स्ट मतलब थर्ड वाला 5 वाला है, और फर्स्ट वाला क्या है? 6 वाला है। तो फर्स्ट वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा है वही सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो एन की चार वैल्यू दो जगह पर है। अब एन प्लस एल जोड़ दो। नेक्स्ट वाले में देखो, 3 और 2 5, 3 और 1 4। अब इसकी एनर्जी 4 है, इसकी वैल्यू, तो 4 वाले की सबसे कम होगी, ऑब्वियस है। तो फोर्थ वाला सबसे कम, सेकंड वाला दूसरे नंबर पर, थर्ड वाला तीसरे नंबर पर, और फर्स्ट वाला लास्ट नंबर पर। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। एक रूल से भी निकाल सकते हो, सिंपल। स्मॉलर द एनर्जी, स्मॉलर द वैल्यू, स्मॉलर द एनर्जी, बस खत्म। नेक्स्ट देखो भाई, फिर if the de Broglie wavelength of the electron in nth Bohr orbital, nth Bohr orbital मतलब मान लो फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, जो भी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा इक्वल h बाय m इंटू वी, ये होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का, पता है सबको? ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजेनिक एटम, हाइड्रोजेनिक एटम मतलब हाइड्रोजन जैसा ही, इक्वल टू 1.5 पाई ए नोट। ए नोट बोहर रेडियस है, ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई कर दी, 1.5 गुना है उससे, और पाई से भी मल्टीप्लाई है,
तो हम कह सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई में 3.14, तो इसको 1.5 को 1.5 रहने दो, इसको 3 रहने दो, तो 15 या 45, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4.5 गुना ज्यादा है ए नोट से। सिंपली करें तो ए नोट से 4.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, अब ये इससे ये तो नहीं पता लगेगा कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n बाय जेड इज, n बाय जेड की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है, सीधी सी बात है, और डिवाइड बाय जेड की वैल्यू भी बता। यस, फाइंड कर सकते हो बेटा? जी सर, 2 मिनट करते हैं। कीजिए, ट्राई कीजिए, दिमाग लगाओ यार, फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। इसमें ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा यार, इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, इसमें तो हमारे पास है ही नहीं ये। अगर इसकी बात करें तो ए नोट और जेड की वैल्यू, हमारे पास ए नोट तो इस फॉर्मूले में बनता ही नहीं है। ये वो फॉर्मूला लगेगा भाई, 2 पाई r इक्वल होता है n इंटू लैम्डा, यहां से लैम्डा, इन दोनों को कोरिलेट करके लैम्डा से लैम्डा, फिर आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर पाई भी मिल गया हमें, ये रहा पाई, और रेडियस, बोहर रेडियस, इसको ए नोट रख लो, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये ए नोट के इक्वल आ गया, r की वैल्यू ए नोट आ जाएगी। यहाँ से निकाल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू ए नोट और डिवाइडेड बाय 1। अगर r की वैल्यू 1 है तो 2 पाई, तो आ गया 1.5 पाई चाहिए मेरे को। क्या 1 से भी कम है? नहीं, गड़बड़ है। सोचो, खैर आप लोग आंसर निकालिए, फिर देखते हैं। रितेश बोल रहा 0.4, बाकी किसी ने सॉल्व किया? ट्राई कर रहे हैं सर। 0.4 इज नॉट द आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। 0.4 आंसर नहीं है, तो 1.75 और 1.5 इन्हीं में से आंसर और। क्या कह रहे हो जतिन बेटा? 2 मिनट से आसान वाला। रितेश ने बोला कैलकुलेशन मिस्टेक है, रितेश बोल रहा है 0.75। यस, दैट इज राइट ऑप्शन भाई, 0.75 सही है। कैसे सॉल्व हुआ रितेश, कैन यू एक्सप्लेन? मैंने कैसे बताया था, लैम्डा से। ये सही है, जैसे मैंने बताया वैसे। आ दिया। कितना आ रहा है? एन की वैल्यू से 1.3 आ रही है, एन की। n, ठीक है, n बाय, बेटा हमें n बाय जेड की वैल्यू टोटल चाहिए। खैर इसमें अकेले n की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल, चलो आंसर दिखाता हूँ आपको। देखो क्या, ये मैंने बोला 2 पाई r इक्वल n इंटू लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाइए, इसमें है हमारे पास पाई भी है, r भी है, n भी है, लैम्डा भी है।
यू नो ऑल्सो रेडियस क्या होती है, रेडियस इक्वल आर ए नोट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ये होता है रेडियस। तो आर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, बस इसको चेंज करेंगे आर की जगह पर, और अगर ये हो गया दैट्स इट। अब जो फॉर्मूला डेराइव अप होने वाला ना, उसमें हमारे पास क्या होगा, ए नोट भी होगा, एन भी होगा, जेड भी होगा। हमें एन और जेड का रेशो निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लैम्डा भी होगा, बिल्कुल लैम्डा भी होगा। तो सारी चीजें होने वाली है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 पाई ए नोट, 2 पाई, अब आर की जगह पर ए नोट एन स्क्वायर बाय जेड भर दिया, ए नोट एन स्क्वायर बाय जेड, ये वैल्यू है आर की, है ना। 2 पाई आर की जगह पर ये पुट कर दिया, एन इंटू लैम्डा, ऑलरेडी एन इंटू लैम्डा था, छोटी सी एक डेरिवेशन टाइप में बन गया है ना। तो हमारे पास अब ये बन गया। अब इसमें हमें सब वैल्यूज पता है, ए नोट हमें पता है, वो रखना ही है वैसे ही, एन भी वैसे ही रखना है ना। तो अब जेड एन इंटू लैम्डा, ये सारा कुछ इक्वल उसने बताया एन इंटू 1.5 इंटू पाई इंटू ए नोट है, ये उसने खुद बोला, है ना। यहाँ हमारे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में उसने यही तो बोला था, बोहर का nth Yes. ऑर्बिट के अंदर है, तो वो इतना है 1.5 पाई ए नोट। तो आपके पास में सीधा n इंटू एन से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो सेम टू सेम बन जाएगा। तो n इंटू 1.5 इंटू ए नोट गिवन, ये दे रखा है लैम्डा की वैल्यू जो 1.5 पाई ए नोट है। अब लैम्डा उसने दे रखा है, लैम्डा को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। तो मैंने इस लैम्डा को n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा n से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो इसके इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल हो गया इसके इक्वल। समझ में आ गए, n बाई जेड को निकाल लो, n नीचे जाएगा यहाँ पर, तो ये n स्क्वायर से n कट जाएगा, बचा क्या, n बाई जेड बच गया, ठीक है। ये स्क्वायर गया, ये n गया, इसको लेफ्ट राइट ले आओ, आपका रेशो आ गया आंसर, दैट्स इट। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे पास थोड़ा सा बड़ा दोगे नीचे, मैंने 2.5 1.5 दिया। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जब सामने आते हैं इसका मतलब हमें कुछ नया क्रिएटिव सा सिखा के जाते हैं कि कौन से दो फॉर्मूला को यूज करके हम ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं कि इन दोनों में हमें वो वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार लगा लेना चाहिए। मैं क्या काम करता था, अब आपको जो आईआईटी वाले टीचर्स आए थे उन्होंने कुछ बताया, कुछ कुछ चीजें है ना, सारी चीजें हम नहीं पूछ पाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ भाई, उस क्वेश्चन को स्टार लगा लेता हूँ। एक बार कर लिया, समझ भी आ गया, लिख के कर भी लिया, स्टार लगा लो, और उसका पेज नंबर फ्रंट में, नोट जिस भी नोटबुक में आप रफ वर्क भी करते हो उसका पेज नंबर फ्रंट में लिख लो कि ये वाला क्वेश्चन वो था जो मुझे फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया था। और जब आप रिवाइज करो ना, सबसे पहले इन क्वेश्चन को उठाओ, क्योंकि जो आप खुद कर रहे हो वो तो आ गए, कर भी लोगे, बाद में भी कर लोगे, जो नहीं हुए पहली बार में उनको आपने लिख ही रखा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे तो सारे ही ऐसे होते हैं कि पहली बार में कोई नहीं निकलता है ना तो इसका मतलब है कि सारों को दोबारा से करना है, हर क्वेश्चन को दोबारा करना है, याद रख लेना, जब तक वो आपके लिए कॉमन ना हो जाए। जब बार बार करोगे, 3 बार कम से कम करना है हैंड रिटन सॉल्व, 3 बार करने के बाद में जब आप तीसरे बार कर रहे हो ना और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, तब उसके ऊपर स्टार जरूर लगाना कि ये तीसरी बार भी सॉल्व नहीं होता, हरामखोर टाइप का क्वेश्चन है, इसको छोड़ने का नहीं, इसको ज्यादा करने का, दैट्स इट। समझ गए, वैसे क्वेश्चंस ऐसे करके प्रैक्टिस होती है, वो बाद की बात है, पहले एनसीईआरटी पूरे करो, फिर इनकी प्रैक्टिस करो, हैंड रिटन होने चाहिए, बेसिक क्वालिफाई होने चाहिए सारे, उसके बाद में किए जाती हैं चीजें, है ना। हम अभी शुरुआत को ही पार नहीं कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भी, डी ब्रोगली वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद ए फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज न्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नोट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस होता है। भाई ये क्या है पता है, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन और कुछ नहीं है इसमें, सोचो जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला आता है सबको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूले को गोल गोल घुमाना है और उसके हिसाब से इसको डिराइव करना, बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कोई ट्राई जी करना सर। चाहे? तो ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, एच इंटू न्यू जो है वो एच इंटू न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये न्यू नोट जो है ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और न्यू जो है ये हमारे वाली फ्रीक्वेंसी जितनी हमने दी है। मुझे कुछ लगा है ना,
सॉरी। तो यानी न्यू, ये न्यू हमारे वाली फ्रीक्वेंसी, यानी इसको बोलते हैं एनर्जी। हमने कुछ एनर्जी दी, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हुई, बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये कुछ ऐसे काम करता है फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अब इसी से कुछ तिकड़मबाजी करके निकलेगा। क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है भाई। न्यू की जगह पर लैम्डा भर दो, लैम्डा की जगह लैम्डा नोट भर देना, है ना। और न्यू को भी रखना है और लैम्डा भी भरना है। अजीब क्वेश्चन है, सोच लेना। डिराइव करना बस टेढ़ा मेढ़ा करके, सोचो जरा कैसे डिराइव होने वाला है। सर इसका सी होगा। सी निकाला आपने? यस सर। कुछ कुछ पास पहुंच चुके हो, लेकिन नहीं, अभी सी नहीं है इसका एक्चुअली। थोड़ा सा और कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। चलो, बाकी किसी ने ट्राई करना है? सोचो भाई। सर 2 मिनट्स। ओके बेटा, टेक योर टाइम। आजकल यशवीर क्लासेस नहीं लगा रहा ना, ठंड में हाइबरनेट में कौन चला सा? गया। यशवीर बोल रहा हूँ, क्या नाम था उसका? अभिजय। अभिजय, 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 सॉरी। तो ठंड में हाइबरनेशन में चला गया। सर शायद से उसके वाईफाई बंद कर दिया उसके पड़ोसी। क्या हो गया? सर पड़ोसी ने वाईफाई बंद कर दिया। पड़ोसी ने वाईफाई बंद कर दिया। सही बात है, ये सारे उल्टे काम है ना। कुछ भी बताता है, कुछ भी बोलता रहता है। ठीक है, थोड़ा एंटरटेन करता है हमारी क्लास को। एक दो बच्चे ऐसे होने चाहिए। उसके पापा पता है IITN है, वो पढ़ता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अच्छा है उसका। कई जगह पर ठीक पढ़ता है, कई जगह पे नहीं पढ़ता। यस व्योम बेटा। सर बी होगा। क्या? दोबारा बोलिए। सर ऑप्शन डी। सर बी बोल रहा है बोल रहा है वो। वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके व्योम बेटा, कोई आप कौन सी डिवाइस से लेक्चर लगाते हो? मोबाइल मोबाइल सर। मोबाइल कमाल का है। सर ऑटो रिपीटर में। पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी हैक कर रखी है व्योम ने। चलो ठीक है, आंसर देखते हैं। डी राइट ऑप्शन है, टेलीविजन। टेलीविजन, भाई टेलीविजन पे लगा? टेलीविजन पे लगा सही कर ले। बात तो सही है, स्क्रीन शेयर कर लिया करो, आजकल के स्मार्ट टीवी आते हैं ना, स्क्रीन शेयर कर लो उसमें। सही है। चलो भाई, ये है कुछ ऐसे जोड़ तोड़ करना है, लास्टली ये आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज अनदर वन फॉर्मूला जो याद रखना आपको। ये और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो कैसे किया, क्या कोई ये फॉर्मूला बता सकता है कैसे आया, कहां से आया ये वाला? इसको जरा सॉल्व करके देखें। √2 × m × काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको इधर ले गया, इक्वल आएगा h/λ। फिर 2m × काइनेटिक एनर्जी इक्वल आएगा h²/λ²। ये रूट उधर चला जाएगा, स्क्वायर में आ गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल आएगा h²/λ², और 2m मल्टीप्लाई में चलेगा 2m। ठीक है, ऐसा कुछ।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कहां से बना पता है भाई? लैम्डा इक्वल एच बाय एम इंटू वी। यस, यस सर। ऐसा ही होता है। तो क्या इससे बना है? यस सर, इसी को सर एमडी को पी लिख सकते हैं। एमवी को पी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो एमवी को पी लिख दिया। इसके बाद और जो सर सर इसके वाला स्टेप आगे आवाज बंद होगी सबकी। बताओ भाई कैसे बना? सर, इसके बाद सर मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर बता। मतलब सॉल्व किया ही नहीं था आपने? चलो ठीक है, करो सॉल्व, सभी करो इसको, कैसे बनेगा ये। नहीं आया अभी तक किसी को? 2 मिनट से बस। बहुत आसान है यार। के ई इक्वल हाफ एम वी स्केयर और लैम्डा इक्वल एच बाय एम इंटू वी। यहाँ एम वी स्क्वेयर है, यहाँ एम वी है। इन दोनों को क्यों ना जोड़ तोड़ करके, ये 2m है, ये 2m यहाँ भी बन सकता है, और हमें इसको ऐसा ही 2m अंडर रूट के ही बनाना है। ये स्क्वेयर है, इधर चला जाएगा, अंडर रूट में बन जाएगा। इन दोनों को देख के कुछ भूतपूर्व अनुमान नहीं लग रहे आप लोगों को? जल्दी से बता दो। वेलोसिटी आ जाएगी सर, काइनेटिक अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2m। अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू टू सर एम हो गया सर, मैं बताऊँ सर? हाँ बताओ। सर इसमें वेलोसिटी यहाँ पे सर एमवी की वैल्यू आ रही है हमारी अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी। हाँ कहाँ से आई उसको वो नीचे पता है? देखो देखो, रुको रुको रुको। ये इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वी स्क्वायर यस इक्वल सर। क्या करूँ, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और m नीचे आ जाएगा डिवाइड में, है ना, यस सर। v स्क्वायर। तो अगर अब यस इसमें सर। v निकालूं, तो अब इसके अंदर अगर v निकालूंगा तो अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। यस, अब उसे यहाँ पुट कर देंगे सर। अब ये वाला जो आया हमारे पास, ये यहाँ पर पुट हो जाएगा वेलोसिटी की जगह। बस बन गया ये। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। बस इसमें v की वैल्यू निकाल के और उसमें भर देनी है। आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये ऑलरेडी पता ही है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अब इसमें भर दो, ये वाली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भर दो, लेफ्ट राइट करो, ये आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी जगलिंग है और कुछ भी नहीं है फॉर्मूलाज की, बट ये आनी चाहिए भाई, है ना। ठीक है चलो, ये फिर से गायब हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ अबाउट 900 नैनोमीटर। मस्कुलर पेन जब होता है ना, तो रेडिएशन होती है 900 नैनोमीटर की। उस रेडिएशन को आपकी बॉडी के पेन के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, यस सर। है ना। तो उस रेडिएशन को आपकी बॉडी पेन के लिए लगाते हैं उसको।
और विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम सुटेबल फॉर दिस पर्पस, स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी, वेवलेंथ पता है तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, वो स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी आएगी वो फाइंड करना है। 5 से 3, इन्फिनिटी से 3, इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 2, लेमन बाल्मर पास्टन, 3 ही है बस, बाल्मर लेमन पास्टन। एच की वैल्यू दे रखी है, आर एच की वैल्यू दे रखी है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो पहले लगा रखा है, न्यू बार इक्वल आर एच बाय एच सी मल्टीप्लाई में 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, रेडबर्ग फॉर्मूला। कर सकते हो? सर कर रहे हैं। ठीक है। सर नहीं हो रहा सॉल्व सर। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हम करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है चलो, बाकी के स्टूडेंट को किसी का सॉल्व हो रहा है तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं, इसको मैं करवाता हूँ। So 2 minutes. ठीक है चलो 2 मिनट देखते हैं, नो वरी। सर ऑप्शन बी लग रहा है। नहीं सर ऑप्शन बी ही है। ऑप्शन बी है, चलो ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। भाई रेडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बाय लैम्डा इक्वल आर एच 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर होता है, उसको दोनों तरफ एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एच इंटू सी से मल्टीप्लाई करने का मतलब डेल्टा डेल्टा ई की वैल्यू आ गई, यानी एनर्जी है ये। अब सिंपल सिंपल एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल एच इंटू न्यू होता है, ठीक है। तो ई इक्वल न्यू की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, सी बाय लैम्डा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 बाय लैम्डा को एच सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी बाय लैम्डा आ गया और एच आ गया, तो वही एनर्जी आ गया ना ये। तो ये टोटल ये बन गया, मतलब मैंने इसको एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस फॉर्मूले को पूरे को दोनों तरफ से एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आ गया सबको? जी सर। ठीक है, अगर अभी ये समझ में आ गया तो आगे देखते हैं फिर इसको। 1 बाय n1 स्क्वायर और माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, जेड स्क्वायर नीचे डिवाइड में जाएगा, आर एच डिवाइड में जाएगा, एच सी डिवाइड में जाएगा, ऊपर एक एच सी है, ऊपर एक एच सी है, आर एच लैम्डा जेड स्क्वायर एच सी नीचे आ गया, ठीक है। जस्ट लेफ्ट राइट किया, कुछ भी नहीं किया। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो वो तो 1 भर दी। और बाकी अब देखो भाई, एच सी से तो एच सी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर एच इंटू लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 भरेंगे तो आर एच इंटू लैम्डा बचेगा। आर एच की वैल्यू उसने दे रखी है, ठीक है, और लैम्डा उसने 900 दिया हुआ है, तो लैम्डा को मीटर में बनाया, आर एच को मीटर में बनाया, सेंटीमीटर में दे रखी थी दोनों वैल्यू, तो आर एच और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। 1 बाय n1 स्क्वायर और 1 बाय
n2 का रेशियो आ गया 1/9। 1/9 रेशियो किसका होता है? मैंने आपको बोला था कि वो याद कर लेना, याद है भगतो? उस लाइमन क्वेश्चन में वैल्यू लाइमन अगर पास्कल याद कर लो तो ज्यादा बढ़िया। हाँ लाइमन पास्कल समझ में आ गया। याद करने के लिए क्यों बोल रहा था, यही क्वेश्चन दोबारा से आ गया। इस तरह के क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो आप ये याद रख लो कि इस कैलकुलेशन को बार बार करें, उसकी वजह कुछ कैलकुलेशन याद कर लें। प्रैक्टिस इतनी कर लो या याद इतना याद कर लो, डायरेक्टली एक ही बात है। समझ गए कैसे आए क्वेश्चन? इसको नोट कर लेना, जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। फॉर द एमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन नहीं, फॉर द एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, एमिशन लाइन है, एमिशन स्पेक्ट्रा है, सीधी सी बात है। एन की वैल्यू एन आई की वैल्यू 8 है, एन एफ की वैल्यू n है, वो दी नहीं। द प्लॉट ऑफ वेव अगेंस्ट 1/n² विल बी द रेडबर्ग कांस्टेंट RH इन द वेव नंबर यूनिट। वो लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, RH जो वो स्लोप होगा, लीनियर विद स्लोप RH, लीनियर विद स्लोप इंटरसेप्ट माइनस RH। इंटरसेप्ट होगा या स्लोप होगा? अगर स्लोप है तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, है ना? ये कुछ करके बताना है। तो यानी कि याद है mx इक्वल y इक्वल mx प्लस c, तो आपको ये वाला फॉर्मूला उस हिसाब से बनाना है। रेडबर्ग फॉर्मूला लिखिए, उसमें ये वाली वैल्यूज भरिए, फिर उसको लेफ्ट राइट करके y इक्वल mx प्लस c बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो नॉन लीनियर, खत्म है बात। अगर बन गया तो उस लीनियर में इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, बस ये दो चीजें पता कर लीजिए, आंसर सामने है। क्लियर है? जी सर। यस सर। तो देखो भाई क्या बनता है। और वैसे एक बात दिमाग लगाने वाली बता देता हूँ, जनरली जब दो ऑप्शन ऐसे होते हैं ना, लीनियर विद स्लोप नेगेटिव और लीनियर विद स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब इन्हीं दोनों में टक्कर है। ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। 90% चांसेस होते हैं जब सोल्व हमें ना करना हो ना और अक्कड़ बक्कड़ लगाना हो, तो फिर मैं बी और सी को ही चूज करूंगा। आपके लेवल पर तो यही है, समझ गए? थैंक यू सर। बी और सी में से एक ऑप्शन पक्का। बट सर सही बहुत कम बार जाता है। हाँ ये तो है, खैर सही बहुत कम बार जाता है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो ना, तब मैंने एक चीज देखी कि आपके गैस भी ना काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। जैसे मैंने बहुत यस सारे सर, ये क्वेश्चन बात सॉल्व तो सही कर बात रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो मैं ये क्वेश्चन को घर से थोड़ा सॉल्व करके बैठता हूँ यार, कि मैं सॉल्व करके पहले बैठ जाऊँ फिर आपको मैं करवाऊँ। रट्टा थोड़ा मारना है हमें पता है कैसे अप्रोच होती है, तो हमें अप्रोच समझाना आपको कि भाई हाँ ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो आपको हम वो समझा देते हैं, ऑन द स्पॉट करवाते हैं। फिर भी कई बार हमसे गलती भी हो सकती है किसी क्वेश्चन में, तो मैं दोबारा से उसको करता हूँ कि यार क्या गड़बड़ होगी, है ना, तो हम उसको भी सही करते हैं। आपसे भी गलतियां होती हैं तो ऑब्वियस है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं तो अंदाजा होता है कि लीनियर है, समझ गए? ये अंदाजा होता है, कहीं ना कहीं ये कभी पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में वही चीज आएगी। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि अभी मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, अब बताइए क्या मैंने रेड कलर का कुछ पहन रखा था क्या? यस सर। है ना, वो याद रहता है ना कि हाँ, भले ही आप मेरे को बहुत ध्यान से नहीं देख रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे को ये पहचान पा रहे हो कि हाँ रेड कलर की मैंने ये अंदर कुछ टी शर्ट और स्वेट शर्ट टाइप में कुछ पहन रखी है ना, तो वैसे ही कुछ कुछ ये भी है, ये क्या बोलते हैं, कैप टाइप में भी रेड कलर का है, रेड एंड ब्लैक। भले ही आपको बहुत कुछ याद ना रहे कि मैंने पहन क्या रखा है, लेकिन ये याद रहता है कि कोई कलर था ऐसा, रेड या डार्क में है, ब्लैक में है, कोट मेरा डार्क से ब्लैक से कलर का है लेकिन प्योर ब्लैक नहीं है ना, ऐसे करके याद रह जाती है चीजें। वैसे ही हमने कभी ये किया होगा गलती से, तो लीनियर देख के ना मुझे समझ आ जाता है कि हाँ ये लीनियर होना चाहिए। तो आपके तुक्के भी सही तभी लगेंगे जब हमने लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कर रखी हो। ये लाइन समझ में आई सबको? यस बेटा, है यस ना? सर। तो जो बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी तो तुक्का सही जाने के चांसेस है, तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि लीनियर है। फिर हमें ये पता है कि यार ये RH को स्लोप को बता रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव, और नेगेटिव या पॉजिटिव में मतलब बी और सी में से है। अब बी और सी में से 50-50 चांसेस तो हमारे भी होते हैं अगर मैं भी डायरेक्ट तुक्का लगाऊंगा, लेकिन मेरे तुक्के ज्यादा ठीक बैठेंगे, तब आप कहोगे सर आपके तो तुक्के सही बैठते हैं, है ना? ये कहीं ना कहीं पीछे किया हुआ है, इसलिए कुछ ना कुछ ठीक बैठता है, समझ गए ना कारण? यस सर। तो ये वैसा होता है, इसलिए प्रैक्टिस ही सब लगता है सर दोनों। सॉरी यार आपकी आवाज साफ नहीं आई बेटा, दोबारा बोलिए। सर एक बार सर सी और बी में डिफरेंस बता देना।
सी और बी में डिफरेंस, जी सर। यानी कि यार आप लोग मैथ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये होता है, सी होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ओके सर, ओके ओके सर, मैं ये माइनस नहीं समझा था बस आ सर। गया। हाँ आ गया समझ जी ना? सर, समझ गया सर। यार पॉजिटिव नेगेटिव है यार, कमाल है। मैंने तो इंटरसेप्ट बताया, समझ आ गया ना? फिर भी मैं चलो बाकी बच्चों को क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या होता है लीनियर ग्राफ के लिए, क्या होता है कि जहां से ग्राफ शुरू होता है, यहां से शुरू हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये एम, ये होता है स्लोप, है ना? अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा, तो ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव एम, है ना? और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये होता है नेगेटिव एम। क्लियर है? अगर ये नेगेटिव है यहाँ या ये पॉजिटिव है यहाँ, तो सीधी सी बात है एक्स को तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना, बस बात खत्म है। तो जो सिंबल लगा वो इसी का माना था। तो एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप क्या रखने वाले हो, वाई एक्सिस पर क्या रखने वाले हो? इंटरसेप्ट मतलब जहां से स्टार्ट होता है, ये है आई इंटरसेप्ट सी, ये सी की वैल्यू है। बस ये तो होता है ग्राफ में, और होता क्या है, खत्म। अगर ये लीनियर है ही नहीं, तो ये तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी की तरह इस इक्वेशन को आप डेराइव ही नहीं कर सकते। आगे बढ़े बेटा, के आंसर दिखाऊं? यस सर। देखो जरा, नहीं सॉल्व कर पाए कोई बात नहीं। न्यू बार इक्वल आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर होता है, n इनिशियल और फाइनल, ठीक है? ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है। y इक्वल एम एक्स प्लस सी की तरह, इसमें बोला एन आई की वैल्यू तो n है, इसकी जगह पर n भरूंगा, एन एफ की वैल्यू 8 है, इसकी जगह पर 8 भरूंगा, तो ये n का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा। z की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए, बिकॉज इन केस ऑफ एमिशन, ठीक है? अब ये 8 आ गया, 8 8 64 आ गया है, तो सीधा, है ना? तो न्यू बार इक्वल क्या आएगा, आर एच डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस आर एच बाय 64। इसको कंपेयर करना, नाउ कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस c से इस इक्वेशन को कंपेयर करना। तो y किसे मानोगे, स्लोप जो है वो पॉजिटिव आर एच है, इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव आर एच बाय 64 है। इंटरसेप्ट जहां से लाइन शुरू होगी, ये है c आपका, ये पूरा नेगेटिव है, ये c बन गया। तो नेगेटिव c का मतलब क्या होता है पता है? ये कहां से शुरू होएगा ये ग्राफ, ये ग्राफ यहां से शुरू, पॉजिटिव स्लोप है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, बट शुरू नेगेटिव से होएगा। तो यहां से शुरू होगा और ऐसे जाएगा। ये यहां से भी हो सकता है, 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 बट ये नेगेटिव लाइन से शुरू होगा। तो मैंने एक पॉइंट ये लगा लिया, ये है आपका सी इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू है नेगेटिव आर एच डिवाइडेड बाय 64। यहां से शुरू होगा, इस सी का मतलब इंटरसेप्ट है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका सी, ये सी है आपका। अब क्या बोल रहा है, आर एच बाय एन स्क्वायर, 1/n² हमारा क्या था, उसने बोला था, अगर पीछे देखते हो 1/n² के अगेंस्ट इस ग्राफ को, तो दस प्लॉट द वेव नंबर न्यू बार, ये रहा, ये है वाई एक्सिस आपकी, दिस वन इज वाई, है ना? तो रुको, ये वाई है, तो ये वाई आपका, वाई इक्वल, अब यहाँ आर एच बाय एन स्क्वायर, 1/n² के अगेंस्ट करना, तो 1/n² आपका x है, दिस वन इज x, नीचे वाला ये x है ना? इसको x मान लिया, तो ये क्या है, ये c है। तो आर एच क्या है, ये स्लोप हो गया, ठीक है? स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर की तरफ लाइन जाएगी, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ जाती। स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो c है। समझ में आ गया क्या? और यहाँ इसने ऐसा कुछ बोल रखा कि 1/n² के अगेंस्ट लाना है, 1/n², बिल्कुल सही है, तो हमने वही तो किया, 1/n² हमारा x है, इसके बाद जो लिखा होता है वो x होता है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। तो क्या Yes, मुश्किल sir. था क्या यार? इतना कंफ्यूज क्यों हुए भाई, मेरे को तो ये बता दो फिर फटाफट। मैंने बोला था कि सीधा रेड बुक फॉर्मूला लिखो, उसमें जो वैल्यू इसने दे रखी है, n की वैल्यू n है, nf की वैल्यू 8 है, वो वैल्यू भरो, सॉल्व करो, और उसके बाद उसको y इक्वल mx प्लस c के हिसाब से देखो वो फिट बैठ रही है कि नहीं। बैठ रही है तो सही है, नहीं बैठ रही तो वो नॉन लीनियर है। लीनियर है तो देखो उसमें आर एच क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव आ रहा है, बात खत्म है यार। आ गया समझ में? अब देखो ऐसा सवाल किया होगा ना, और थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो इतना पता होगा कि ये लीनियर है, तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। फिर बी, सी और डी में अब ये भी पता होगा कि आर एच की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आती है, तो एक जगह पे आर एच नेगेटिव भी है, बट वो ओवरऑल सी आर एच बाय 64 पूरा सी है, समझ रहे हो ना?
सी नेगेटिव Yes, मतलब sir. ग्राफ नीचे से शुरू होगा, सी पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, सी जीरो है या सी है ही नहीं तो मतलब ग्राफ सेंटर जीरो से शुरू होगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द 2 days क्लास। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्लास को। तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो लगा लो लगा लो। कुछ बेसिक कर लोगे तो ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी। और y इक्वल mx प्लस c ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है। ये वाली इक्वेशन को समझ नहीं पा रहे तो बहुत बहुत मतलब लेस प्रैक्टिस